नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आप दुनिया की किसी भी मॉल में चले जाइए, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का कपड़ा चाहिए तो कपड़ा होगा मेड इन बांग्लादेश। आपको खुद आश्चर्य होगा, कितनी भी बड़ी ब्रांड लीजिए, भारत में ही आप चले जाइए, M&M हो या पेंटालून हो, कोई भी बड़ा शोरूम हो, उसके कपड़े होंगे मेड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है ना, भारत का पड़ोसी देश, जिसे हम सभी काफी गरीब मानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या की घनता वाला देश, फिर भी बांग्लादेश ने भारत और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ये पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि बांग्लादेश ने किस तरह से ये मुकाम हासिल किया। तो बांग्लादेश और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रिश्ता है बहुत ही पुराना है। 16वीं शताब्दी में ढाका, जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो कपड़ों के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, खास करके मलमल के कपड़े के लिए। फिर 1757 में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में अपना शासन स्थापित किया, तो पश्चिम बंगाल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, तो पश्चिम बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और वो कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नीच हरकत दिखाई और उसने ईस्ट पाकिस्तान का शोषण शुरू किया। ईस्ट पाकिस्तान का शोषण शुरू किया तो भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया 1971 में। हालांकि बांग्लादेशी ये बात को भूल गए हैं, कोई बात नहीं। तो बांग्लादेश की जो आजादी की लड़ाई थी, उसमें भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया। तो बांग्लादेश में एक पूंजीवाद को अपनाया, उन्होंने कैपिटलिज्म को अपना हथियार बनाया, उन्होंने समाजवाद को नकार दिया और विकास की राह पर चल पड़े। 1978 में बांग्लादेश में मात्र 9 ही टेक्सटाइल कंपनी थी, परंतु 1978 में कोई भी माल वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते थे। फ्रांस की एक कंपनी ने 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर दिया और बांग्लादेश विकास की नई राह पर चल पड़ा। 2005 में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू थी $5 बिलियन, परंतु आज उसकी वैल्यू है $25 बिलियन। बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्री हैं, इसमें 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और इसमें 95% महिलाएं हैं। बांग्लादेश ने ऐसा कैसे किया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल था नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का, जिन्होंने बांग्लादेश में महिलाओं को छोटी छोटी बचत करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने जगह जगह सिलाई केंद्र बनवाकर महिलाओं को सिलाई करने का मुफ्त में प्रशिक्षण दिलवाया। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जापान की सिलाई मशीन बनाने वाली 2 कंपनी, ब्रदर और जुकी, इनकी 80% सप्लाई बांग्लादेश को जाती है। बांग्लादेश की सफलता का एक और कारण है सस्ता कॉटन। बांग्लादेश में पानी की पर्याप्त सुविधा है, इसलिए कॉटन का अच्छा उत्पादन होता है और ट्रेंड, स्किल्ड, सस्ते मजदूर भी बांग्लादेश में उपलब्ध है, इसलिए बांग्लादेश टेक्सटाइल में आगे निकल गया है। इसके बाद शुरुआत में स्वयं सहायता समूह बनाकर के ढाका के बाहरी इलाकों में और बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाए गए और कुछ महिलाओं ने भी अपने दम पर टेक्सटाइल हाउस और एक्सपोर्ट हाउस बनाए। बांग्लादेश ने शुरू से ही अपने कपड़ों की क्वालिटी पर ध्यान दिया। दरअसल बांग्लादेश ने सर्वे किया, उन्होंने पाया कि भारत का कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती, लेकिन वो महंगा होता है। चीन का कपड़ा विश्व बाजार में सस्ता होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी के मामले में चीन का कपड़ा चीनियों जितना ही घटिया होता है। तो बांग्लादेश ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें भारत जैसी क्वालिटी वाला कपड़ा चीन जैसा सस्ता बनाना होगा, तो ही वो मार्केट में टिक सकते हैं। इसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने बड़े पैमाने पर स्किल्ड वर्कर्स का इंतजाम किया, सब्सिडी पर सिलाई मशीन लोगों को सप्लाई की, टेक्सटाइल हाउस को कम रेट पर बिजली दी गई। धीरे धीरे बांग्लादेश में पूरे विश्व के टेक्सटाइल मार्केट पर कब्जा जमा लिया और भारत और चीन एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। आज वॉलमार्ट हो या यूरोप का कोई भी बड़ा मॉल हो, अगर आप कपड़े के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर मेड इन बांग्लादेश ही मिलेगा। तो दूसरी ओर भारत में एक अलग तरह का कल्चर है, यहां महिला हो या पुरुष,
अगर वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसकी एक ही इच्छा होती है कि सरकार उसे कलेक्टर बनाए, सरकार हमें सरकारी नौकरी दे, क्योंकि भाई हम पैदा हो गए, हमने ग्रेजुएशन ले लिया तो हमको नौकरी दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। और भारत का युवा सरकारी नौकरी की चाहत में अपनी जिंदगी के अनमोल वर्ष बर्बाद कर देता है। दोस्तों, सरकारी नौकरी की मात्रा है 1% से कम और 100% लोग इसके लिए कोशिश करते हैं, यानी फेल्योर का जो मात्रा है वो 99% होगा। सीधा गणित है, इसको समझिए। तो 99% युवाओं को हताशा होगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपने जो इस सरकारी नौकरी को पाने के लिए जो 4 से 5 साल इन्वेस्ट किए हैं, इसके द्वारा आपने जो कुछ भी सीखा है उससे कोई स्किल डेवलप नहीं होता। आपने जो कुछ भी सीखा है दुनिया की राजधानी, पर्यावरण, भूगोल के बारे में, वो आपका स्किल, वो आपका नॉलेज आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। हम यह भूल जाते हैं कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रोजगार दिलाने का हुनर नहीं बल्कि एक शैक्षणिक योग्यता है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली लगभग सभी महिलाएं अनपढ़ हैं, परंतु उनमें हुनर है, यानी कि एक स्किल है। यदि भारत में भी सिर्फ किताबी ज्ञान के बदले स्किल डेवलप पर फोकस किया जाए, टेक्निकल नॉलेज दिया जाए, तो हम भी दुनिया में आगे निकल सकते हैं। आज बांग्लादेश की जीडीपी में 20% योगदान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। पूरी दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 70% हिस्सा बांग्लादेश के पास है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया है। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में विनाशकारी विपक्ष नहीं है। बांग्लादेश में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को विपक्ष का भरपूर समर्थन है। और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने का दूसरा कदम है वो है कपास की कीमतें। भारत में कपास काफी महंगा पड़ता है, इससे कपड़ों की कीमतें बढ़ती जाती है। और भारत में जब वामपंथी आए थे 1970 में, मुझे याद है, अहमदाबाद शहर में 68 टेक्सटाइल मिल थी। उसके बाद वामपंथी आए, उन्होंने यूनियन बनाया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और हम देखते रह गए। तो जहां जहां वामपंथी जाएंगे वहां विनाश होगा। तो बांग्लादेश की ये केस स्टडी बताती है कि जिसमें स्किल होगा, जिसको टेक्निकल नॉलेज होगा, वो दुनिया में अवश्य सफल होगा। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।